चीज़ों पर चर्चा करते हैं कि आज के सत्र में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। एफआईएस के नंबर्स को आप किस तरह से देखें। कल कैश में फिर से 6,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग आई है और अगर आप इस साल की बात करें तो 1.25 करोड़ रुपए के आसपास की नेट जो एफआईएस की निकासी भारतीय बाजारों से हो चुकी है। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। तनाव वही है, मतलब दिन पर दिन महीने महीने बीतते जा रहे हैं लेकिन एफआईज लौट नहीं रहे हैं और ये बाजार के लिए टेंशन का कारण बना हुआ है। गुड मॉर्निंग आशीषा, गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए मार्केट्स के अंदर ये प्रॉब्लम तो है ही, और ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में हमने सबसे पहले थोड़ी सी इसमें बढ़त पालानी थी और हमने आपके सामने ये बात हमेशा से रखी कि जब तक एफआईज नहीं आएंगे आप बाज़ार के अंदर बहुत बड़ी तेज़ी देखेंगे ही नहीं। आप कर लीजिए आपको जो करना है ना। और ये बात देखिए हमारी मेरे को बताते हुए बड़ी वैसे दुख भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है। खुशी इस चीज़ का हो रहा है कि एनालिसिस बिल्कुल सटीक हुआ, दुख इस चीज़ का हो रहा है कि बाज़ार टूट गया और बाज़ार ऐसी जगह पर आके भी टूट रहा है और ऐसी जगह पर आके खड़ा हुआ है जहाँ पर धीरे धीरे करके आपके मार्जिन्स की प्रॉब्लम्स, आपके इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स अब आपको नोटिफाई हो रही हैं। हालांकि मैं सभी के लेवल्स के चेंज के अंदर अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ। मैं थोड़ा रिटेलर्स की इस बार हिम्मत की दाव भी दूंगा। उन्होंने जैसे तैसे करके अपने माल को अभी भी खड़ा किया हुआ है। रिटेलर्स की लॉन्ग पोजीशंस मार्केट्स में कम नहीं होने का नाम ले रही। कुछ दिनों में फिर से आपके पास इंस्टीट्यूशंस का यानी कि एसआईपी का नंबर आ जाएगा। पिछले 3 बार से नंबर्स ऑलमोस्ट 4-5 महीने हो गए बाजार को टूटते हुए, लेकिन पिछले के 3 बार के नंबर 26,000 करोड़ से कम के नहीं है। ये दूसरा साइन है। तो ये बता रहा है कि मार्केट्स के अंदर चीज़ें तो हैं लेकिन बस वो अपने परवान पे नहीं चढ़ रही हैं। और ध्यान इस चीज़ का भी रखा जाए, अब जब मार्केट थोड़ा भी रिकवर करेगा, मैं ये सब हाइपोथेटिकल में बोल रहा हूँ, जब भी मार्केट थोड़ा भी रिकवर करेगा मार्केट्स में निकलने वाले लोग भी बहुत होंगे। मेरे पास आज बहुत सारा डाटा है क्योंकि डेरिवेटिव एक्सपायरी है, फिर हफ्ता छोटा है, एफआईज का नंबर है, डोनाल्ड ट्रंप की बात है। अभी आप एक चीज़ बता रहे थे अभिषेक जी कि वो रूस और यूक्रेन के बीच में चर्चा हो रही है। ये उनके एजेंडा में था। अगर टैरिफ उनके एजेंडा में था तो उन्होंने कहा था मैं रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा और उस रुकवाने से उनके अपने बेनिफिट्स है। जो भी आप खनिज की बात बोल रहे थे, मैं उनका ही वही स्टेटमेंट आपको देता हूँ। अब प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा कि हम 20% से ज़्यादा आपको कट नहीं देंगे, उन्होंने 50% मांगा है। ये ऑलरेडी 2 राउंड की डील्स हो भी चुकी है उनकी खनिज को लेकर। उन्होंने कहा हमको 50% ऑफ द खनिज दे दो। उन्होंने कहा 20% से हम ज़्यादा किसी भी हालात में नहीं देंगे, 5% से शुरू करेंगे। और वैसे मैं बात बता दूँ खनिज को लेकर, मैंने एक बीबीसी की रिपोर्ट देखी, मैं कोट करके बोल रहा हूँ। उस रिपोर्ट के तहत ये बिल्कुल साफ है कि अगर वो खनिज ले भी लेते हैं तो उसको बनाना और उसको निकालना यूक्रेन की धरती से बहुत मुश्किल काम है। ये सिर्फ यूक्रेनियन ही कर सकते, इट्स लंबा टाइम लगेगा। वहाँ पे रूस जाके एकदम से खुदाई करके सब चीज़ें नहीं निकाल पाएगा। इसलिए ये बात सच है कि थोड़े इस बार अगर डील होती है रशिया और यूक्रेन के बीच में तो थोड़ा टिल्ट होगा रशिया की तरफ वो ज़्यादा, और यूक्रेन को आके थोड़ा, क्योंकि नाटो का सबसे बड़ा पार्टनर यूएस है और यूएस ही सबसे ज़्यादा सैन्य मदद देता है। अगर वही बंद कर देगा तो यूक्रेन के हाथ कट सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ एक सरेंडर की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन अगर फिर भी कुछ भी हो जाए तो समझ लीजिएगा बाजार के लिए पॉजिटिव है। इस पॉइंट से मैंने आपके सामने कंटिन्यू करा। अब आता है एफआईज की होल्डिंग पे। देखिए 15% की होल्डिंग्स है। बहुत सारी जगहों पर यह है कि एफआईज यूएस में है कि यूएस से भी बाहर निकल रहे हैं। देखिए अगर आप अभी सारे यूएस एशियन मार्केट्स के बारे में बता रहे थे, हांगकांग का बाजार की परफॉर्मेंस अब तक की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस है। हांगकांग किसके अंडर आता है? हांगकांग आता है चाइना के अंडर। तो ये बात हम समझ सकते हैं कि हांगकांग का बाजार अगर ठीक है तो चाइनीज जो कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, एक्चुअली में जिसके साथ टैरिफ की प्रॉब्लम्स है वो तो इकोनॉमी सबसे अच्छी कर रही है। आप खुद सोच के देखिए, जिस टैरिफ का सबसे ज्यादा चिंता है वो चाइना के साथ थी और चाइना का ही बाजार हांगकांग वो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला इंडेक्स बन गया। और जिस तरह सिर्फ 3% ऑफ द टोटल वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स का हिस्सा है वो है इंडिया, और सबसे ज्यादा टूटने वाला इंडिया है। तो जो ओवर रिएक्शन की प्रॉब्लम है ये मार्केट्स में इस बार थोड़ी ज्यादा हुई है। ये ओवर रिएक्शन भी है। और दूसरा, एफआईज नहीं आए हैं तो नहीं आए, लेकिन जब आएंगे तब आएंगे। ये बात ध्यान में रखने वाली होगी। जब आएंगे तब आपको अपने आप से पता लग जाएगा, मेरे और आपके कहने और सुनने की बात नहीं है। दूसरा पॉइंट मैं डीआईज की होल्डिंग्स पर आता हूँ। 61% की होल्डिंग्स हो चुकी है डीआईज की। देखिए डीआईज अपने चरम पर चल रहे हैं। आपने भी कल का डाटा दिखाना जो कल में जिसमें सेलिंग की है, बता रहे हैं कि एफआईज की अब तक की बड़ी सेलिंग में से एक है, ठीक है, और कल डीआईज की भी बड़ी बाइंग में से एक है। तो डीआईज काफ़ी हद तक काउंटर पार्ट कर रहा है, लेकिन डीआईज कभी भी ब्रेकआउट्स नहीं करवाएगा। डीआईज आपको मैच्योर बिजनेस देता है, इसलिए मार्केट्स धीरे धीरे करके अपने आप को नीचे तो गिरा रहे हैं लेकिन उस पैनिक से नहीं गिरा रहे। आपको मालूम है रशिया के बाजार को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था।
आपको ये भी पता होगा कि रशिया के बाजार किस तरह से क्रैप टूटे हुए। मेरे पास डायरेक्ट डाटा नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। उनके मार्केट्स 40% से ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं। अगर मैं ठीक हूँ तो 40% से ज़्यादा के करेक्शन है रशियन मार्केट्स के अंदर। तो अभी तो आपके बाजार कुछ भी नहीं है, और मैं ये उस तरफ इशारा नहीं कर रहा, बट मैं इतना कह रहा हूँ कि DIs को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं इसी मन से कि उन्होंने बहुत हद तक FIs की जो सेलिंग है पिछले जो 5 महीने से हम देख पा रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करके 61% की होल्डिंग्स दिखा के ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर किया है। आपको बता दूं, रिटेल अगर आपका 100 में से 70 लोग मार्केट के अंदर खड़े हैं तो 100 में से 60 रुपया इस समय DIs भी लगा के मार्केट के अंदर खड़ा है, तो उन दोनों का थैंक यू। लेकिन थोड़ा रिटेल को भी समझना चाहिए कि भाई थोड़ी बहुत पोजीशंस अपना देख दाख के एडजस्ट करो। ऊपर के लेवल्स पे जो लोग फंसे हैं, अब इतना अगर हौसला रख लिया है तो थोड़ा और हौसला रखो। मैं फिर से उसी 3 प्रिंसिपल्स के साथ इस अपने आंसर को कंप्लीट कर दूंगा। पहला, बाय राइट एंड सिट टाइट, ये आपको करना है। अच्छा शेयर लेके चुप करके शांति से बैठ जाओ, भूल जाओ। एक पुरानी कहावत हमारे हिंदू में बोली जाती है कि पुण्य कर और दरिया में डाल, यानी कि आप अच्छे कर्म करो और दरिया में डालो। अच्छे शेयर्स लो और चुप करके शांति से बैठो, वो अपना काम अपने आप करेंगे। दूसरा पॉइंट, एकोमुलेशन का स्टांस रखना है, कूद के आना नहीं है। हर 500 पॉइंट की गिरावट पे एक लॉट को प्लस करना है। जब बहुत बड़ी गिरावट होगी तब भी आप लेने की कंडीशन में होगे, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन। डिप्रेशन से दुखी नहीं हो जाना, बीमार मत पड़ जाना, और एग्रेशन से ये नहीं कि बाजार टूटे जा रहा है, ये तो मुंह में पानी आ रहा है, लालच आ रहा है। 22,500 का लेवल आपको और मेरे को दोनों को नहीं पता कि अभी कितनी डेप्थ और है, तो इसलिए नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन का स्टांस को पकड़ के रखो। ये 3 चीजें हैं, अलॉन्ग विद द FIs नंबर मैंने आपके सामने रख दी। बिल्कुल, तो ये स्ट्रैटेजी जो आपको आज के सत्र में बनानी चाहिए। लेकिन इंडेक्स लेवल की बात करें तो हमने बताया कि काफ़ी गिरावट कल के सत्र में दिखी। 22,800 तो ऑलरेडी शुक्रवार के सत्र में ही टूट चुका था, लेकिन कल 22,700 और 22,600 ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स भी टूटते हुए नजर आए। 22,550 के आसपास भारतीय बाजार कल बंद हुए, और इसके अलावा ग्लोबल भी कई सारे ट्रिगर्स हैं जिसके चलते हाल फिलहाल में गिरावट दिखी है। डिम्पी, निफ्टी की बात करें तो अब आज भी कमज़ोर ओपनिंग तो नहीं, लेकिन हल्की सी सुस्ती वाले ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। आज कौन से लेवल्स पर नजर रखें, और अब क्या 22,800 यही इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा जिसके बाद फिर से एक बार अपसाइड दिखेगा इंडेक्स लेवल पर? देखिए, 22,800 की इंपॉर्टेंस सिर्फ मैं नहीं जानता, यशेषा आप भी जानते हैं, बहुत सारे मेहमान भी जानते हैं, और ट्रेडर्स और व्यूअर्स सब लोग जानते हैं 22,800 की क्या इंपॉर्टेंस है। 22,800 की इंपॉर्टेंस में दिखाने के लिए मैं आपको चार्ट पे भी दिखा सकता हूं। अगर आप मेरा वाला चार्ट दिखाएंगे तो आपको थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा कि 22,800 की इंपॉर्टेंस क्या थी। वो फाइनली हमने तोड़ दिया, और एक ही झटके में तोड़ा। ये जो 250 पॉइंट आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वही है। 22,800 गया, 700 गया, 600 भी गया। एक ही दिन के अंदर तीनों लेवल गए, तो करीब 250 पॉइंट का लॉस लेके आप 22,550 पे आके खड़े हो गए हो। ये एक दिन का लॉस क्या रिवर्सल भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, रिवर्सल हो सकता है। बट क्या रिवर्सल होने से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं होगी। 22,800 एक धुरी थी, एक इम्पॉर्टेंस पड़ाव था जहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्काउंट्स, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर रखा था, लेकिन वो किसी तरह से कल फिर से गैप के साथ टूटा। ना केवल टूटा बल्कि डेज लो पे आपने बाजार को 1% के साथ बंद किया है। ठीक होने के लिए क्या चाहिए, मैं बेयर मिनिमम लेवल बता देता हूँ। 22,800 बेयर मिनिमम, ये आप चार्ट अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये मैंने 22,800 की एक ड्रॉ लाइन आपके सामने करी थी पैनिक वाले समय पे, यानी कि जैन में भी हमने इसको देखा, और उसके बाद फेब के भी मंथ में हमने करीब 20 तारीख के आसपास देखा। पूरा 1 महीना इसी राउंड अबाउट में हम घूम के आ गए, लेकिन हमने 22,800 नहीं ब्रेक किया था। लेकिन फाइनली कल वो 22,800 भी ब्रेक हुआ और गैप भी हुआ। ये आप देख पा रहे हैं, गैप भी हुआ है, ब्रेक भी हुआ है। ये भी सिंगल कैंडल, यानी कि एक दिन हुआ है इस लेवल को छोड़े हुए। आप चाहें तो वापस इसको रीगेन कर सकते हैं। रीगेन करने से प्रॉब्लम तो ठीक नहीं होंगी, हाँ, बट रीगेन करने से इतना हो जाएगा कि आप अपने आपको तसल्ली दे सकते हैं कि हाँ, अभी भी कुछ हद तक लेवल्स हैं जो हमने मार्केट्स के अंदर मेंटेन रखे हुए हैं। ये तसल्ली हो जाएगी। क्या बाजार ऊपर आ जाएगा, उसका कोई आंसर नहीं है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो सिर्फ एक पिक्चर है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसका कोई इससे लेना देना नहीं है। ये सब कुछ सब डाटा से होगा। एक और पॉइंट मैं सुबह भी आपको फ़ोन पे कह रहा था कि मार्केट्स में अब भी अगर रिकवरी कभी आएगी ना, अब आपके डाटा से नहीं आएगी। सिस्टम में इतने शॉर्ट्स हो चुके हैं, इतना प्रेशर है, बीयर्स की ग्रिप इतनी स्ट्रांग है, इसके लिए मैक्रो लेवल्स की खबरें चाहिए। आपकी सरकार कुछ करे, यूएस की सरकार कुछ करे, वर्ल्ड की मार्केट्स के अंदर कुछ हो, अच्छी खबरों करें, और बैक टू बैक बंच ऑफ गुड न्यूज़ आए,
तब धीरे धीरे करके आप इस बियर ग्रिप को तोड़ेंगे। आप सिर्फ अंदाज़ा लगाइए कि मैंने आपका हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ लिया और मेरे पास बहुत ताकत है और मैंने आपका हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ रखा है, तो आप इसको छुड़ा नहीं पाएंगे। आपको छुड़ाने के लिए कोई ना कोई चीज़, हथियार चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ चाहिए ताकि आप बियर ग्रिप को छुड़ा पाएँ। इस बियर ग्रिप ऐसे नहीं छूटेगी, ठीक। तो थोड़ा सा आपको एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे और एफर्ट्स आप क्या करेंगे, आप शांति से सिर्फ बैठे रहिए और उम्मीद कीजिए कि बाज़ार में स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो जाए। मैं फिर से उसी 3 प्रिंसिपल्स पे आपको वापस नोटिस करवा दूंगा। अब क्योंकि 22,800 तोड़ा है तो 22,800 और 22,900 दो रेजिस्टेंस बन गए अब आपके। इसको पार होने पर ही अब आप थोड़ा सा ठीक मानिएगा अपने आप को, नहीं तो अभी भी आप बियर ग्रिप में हैं और बार बार की जो खरीदारी है वो आपको सेल्स की तरफ धकेल रही है, नीचे की तरफ धकेल रही है। 22,500 की कोई खास बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ 200 दिनों का एक एवरेज है, 200 मंथ का, एक्चुअली दिन नहीं बोल रहा, 200 मंथ का एक एवरेज है, इसलिए 22,500 की मैं इंपॉर्टेंस मान लेता हूँ। वैसे तो हम 200 दिन चेक करते हैं, 200 मंथ हमने कभी चेक नहीं किए और कभी हम करते भी नहीं है 200 मंथ, लेकिन 200 दिन चेक करते हैं क्योंकि यही हमारी मेमोरी में है। 20 मंथ तो आपको और मेरे को याद भी नहीं होंगे। आपको पता है 20 मंथ पहले आप क्या करते थे और आपकी सिचुएशन कैसी थी, नहीं होगा याद, लेकिन हाँ 200 दिन आपको याद होंगे। तो फिलहाल अभी हम एवरेज को ठीक करने के लिए 23,000 के लेवल हमको चाहिए ही चाहिए। जब तक वो नहीं आते तब तक आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट, ये बस मेरे पास पॉइंट सब बताने के लिए, ऐसा सच कुछ और लेवल्स नहीं है, कुछ और बताने के लिए मेरे पास है नहीं। 30,000 के लेवल को रीगेन करना होगा, उसके बाद ही बाजार में जाकर कॉन्फिडेंस आएगा। तो निफ्टी की गिरावट हो गई है लगातार 5 सत्र की। कल को अगर हम जोड़ दें तो हालांकि निफ्टी बैंक थोड़ा सा स्लाइटली बेटर दिखा है निफ्टी के मुकाबले। 3 सत्र की गिरावट हालांकि निफ्टी बैंक में भी हो चुकी है और 1000 पॉइंट शेड की है निफ्टी बैंक ने भी। कल हमने 48,500 के ऊपर जाकर निफ्टी बैंक को बंद होते हुए दिखा। लोअर लेवल से करीब करीब 3-3.25 अंकों के आसपास की रिकवरी रही। निफ्टी बैंक वॉलेटिलिटी वाजिब भी है, थोड़ा सा शैलो भी है अगर हम निफ्टी के मुकाबले का देखेंगे तो। आप जरा बताइए कि क्या करें निफ्टी बैंक में, रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या सपोर्ट लेवल है, क्या अब टारगेट होनी चाहिए? देखिए निफ्टी बैंक की भी स्थिति वही है, लेकिन आपने एक पॉइंट बहुत सही बोला कि ठीक है वो निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा टूटा हुआ नहीं है, ये बात सच है। अगर आप चार्ट देखेंगे तो जो हमने डॉट डॉट करके एक लाइन लगाई थी, जैसे हमने निफ्टी पे भी लगाई थी, वो डॉट डॉट लाइन ब्रेक हो गई, लेकिन इस पर अगर आप डॉट 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 वाली लाइन देखेंगे तो ब्रेक नहीं हुई है अभी भी हम इसको रीटेस्ट करने के लिए बाकी हैं। ये कहेंगे तो मैं आप चार्ट आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देखिए ये वही डॉट डॉट वाली लाइन है जिसको हम टिपिकली सपोर्ट कहते हैं। ये अभी भी ब्रेक नहीं हुई है, इसको हमने रीटेस्ट भी नहीं किया, जबकि निफ्टी में आप इस लाइन को टेस्ट भी कर चुके हो, ब्रेक भी कर चुके हो। तो ये बात सच है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हल्का सा डाइवर्जेंस है। बैंक निफ्टी ने 49,000 का लेवल आपसे 1-2 दिन पहले ही छोड़ा है और वो बार बार इसको टेस्ट करके बहुत अच्छे से बचाता था। 2 लेवल आपको याद हो गए होंगे, एक तो 49,000 और दूसरा 22,800, आपको ये लेवल अच्छे से याद होंगे। इन दोनों लेवल्स को मार्केट ने छोड़ दिया और इसके नीचे आ गया, लेकिन फिर भी इसके पास अभी भी एक मेजर सपोर्ट है जिसमें ये कह सकते हैं कि अभी भी एक उम्मीद की किरण है बाकी। तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में कभी भी आपके मन में आए ना ये बात, ये मैं आपको ऑन टीवी पे बता देता हूँ, कभी आपके मन में आए ना कि मेरे को निफ्टी या बैंक निफ्टी में कोई एक चीज़ पहले खरीदनी है, कभी भी इंडेक्स में खरीदनी है, तो आप बैंक निफ्टी पहले खरीदना निफ्टी के मुकाबले। निफ्टी में वजन बहुत है, बहुत प्रेशर है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा इस मुकाबले में बोलूँगा लाइट है और ज़्यादा अच्छा प्ले कर सकता है। तो कभी भी आप ट्रेड करना, बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे को और भी बतानी है आपको। रोल ओवर्स के नंबर्स, आज हो गई है 25 तारीख, 26 तारीख की छुट्टी जन्माष्टमी, 27 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी, तो ये सारी चीज़ें बैक टू बैक लगी हुई हैं। तो आप थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना कि भाई अब एक्सपायरी का प्रेशर भी है और रोल ओवर का नंबर 44% से ज़्यादा, एक का 46 है बैंक निफ्टी का, एक का 45% है, यानी कि 50% ऑफ द पोजीशंस रोल हो चुके हैं, वो भी अनवाइंडिंग के साथ हुई हैं। यानी कि यहाँ का माल कट रहा है तो अगले कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है, अगला कॉन्ट्रैक्ट भी तो नीचे ही है, तो यानी कि आपके शॉर्ट्स के ट्रांसफ़र हो गए हैं, बट अभी वो 50% हुआ है, ठीक है ना, लेस देन 50% है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा बड़ा रोल ओवर नहीं आएगा। ज़्यादा बड़े रोल ओवर ना आने से आपको जो बेनिफिट होगा कि अगली सीरीज़ आपकी लाइट होकर आपको रिकवरी करवा पाएगी। अगर ज़्यादा बड़ा रोल ओवर आ गया तो फिर दिक्कत आएगी, इसलिए रोल ओवर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जिनकी अगर कटान होनी है यहीं काट कूट के ख़त्म करो, नए तरीके से सोचना,
ठीक है। लेकिन ये आप अपने सब वित्तीय सलाहकारों से अपनी कैलकुलेशंस कर लेना। अगर मैं आपकी जगह होता, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ हमेशा, मैं अगर आपकी जगह होता और मेरे पास 10 लॉट की कैपेसिटी होती, मैंने 8 लॉट मार्केट के अंदर लगा दिए, 2 लॉट मेरे पास बचे होते, तो मैं कम से कम 2 लॉट छोड़ के चला जाता, यहीं पे काट देता और 6 लॉटों का रोल ओवर करता, अगर मैं आपकी जगह पर होता तो। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से अपनी कैलकुलेशन बिठाना। और एक और बात बताता हूँ, थोड़ा कोशिश करो यूट्यूब को कम देखो। मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी, अब मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, कोशिश करो यूट्यूब को कम देखो। ठीक है ना, वहाँ पे ड्रामेबाजी थोड़ी ज़्यादा है और एक्चुअलिटी रियलिटी बहुत कम है। यूट्यूब से देख देख के आप रात को एक्साइटेड हो, दिन में एक्साइटेड हो जाते हो, उसके बाद सौदे पंच करते फंस जाते हैं। थोड़ा ध्यान रखो, यूट्यूब वगैरह को कम देखो। और दूसरा, अपनी कैलकुलेशन और अपने मन की बात जा रहा है, हमको भी मत सुनो। मैं तो ये बोलता हूँ, कौन ऐसा एंकर होगा इस देश के नेशनल टीवी पे खड़े होकर बोलेगा कि हमको भी मत सुनो भले आप। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा, अगर सुनना है भले सुनो, हमारी बात मत मानो, अपना कैलकुलेशन ज़रूर डालो बॉस बीच में। यही समय है सीखने, जानने, समझने का। किसी की कही हुई बात, किसी की किया हुआ वॉमिट आपको नहीं देखना सारा। आपको अपनी स्टडी, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी पढ़ाई ज़रूर करनी है। 2 F&O के शेयर बैन में है, ये हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिए लेवल्स के हिसाब से, क्योंकि बैंक निफ्टी की चर्चा हो रही है। 48,500, 48,300 सपोर्ट एरिया हैं। जब तक वापस 49,000 को रीगेन नहीं कर लेते, ठीक तो क्या, बहुत मतलब आप ऐसे ही माने जाओगे, बिल्कुल कभी भी पिटा जाओगे। तो इसलिए 49,000 को वापस रीगेन होने पर ही कुछ ढांढस आपको बंधेगा। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इसलिए मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ऑलरेडी मैं 2 मिनट अपना एक्सीड भी कर चुका हूँ। रचना वैद्य मेरे साथ जुड़ चुकी है, वैशाली पारिक है और किरण जानी है। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रचना मैम नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। वैशाली मैम आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच टाइम निकालने के लिए। और किरण सर आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। वैशाली मैम आपसे ही करते हैं शुरू। बैक टू बैक हम लेवल्स को ब्रेक कर रहे हैं, किसी तरह की कोई खास बड़ी उम्मीद है नहीं। वैशाली मैम आपको क्या लगता है कि 22,800 को रीगेन करने की मार्केट को जल्दी है या 22,800 को रीगेन करने की जल्दी नहीं है बाजार को? वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। सो एक्चुअली 22,800 वाज अ टेम्पररी सपोर्ट। देखा जाए तो एक प्रोजेक्शन तो आ ही चुका था 22,300, 22,500 का। सो कल भी हमने लो देखा टुवर्ड्स 22,500 लेवल्स। तो आई थिंक थोड़ा यहाँ से पॉज होगा मेरे हिसाब से। बट वन थिंग टू वरी इज, कल बैंक निफ्टी ने अच्छे से थोड़ी वीकनेस दिखाई है। सो अगर वो प्रीवियस लो को दोबारा जाएगा, या तो फिर अगर वो सपोर्ट लेवल तोड़ता है, तो फिर आई थिंक निफ्टी में फर्दर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। बट सो फार बैंक निफ्टी स्टिल बेटर देन निफ्टी। तो अगर ये सस्टेन हुआ तो आई थिंक एटलीस्ट 22,800 का एक बाउंस बैक हमने देखना चाहिए। सो फिलहाल मुझे लग रहा है काफी करेक्शन हो चुका है। निफ्टी का प्रोमिनेंट सपोर्ट है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन भी देखे तो 22,300, 22,500 का है। तो आई थिंक ये लेवल पे रुकना चाहिए।